हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है सभी वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के सारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, या हमारे YouTube चैनल पर जाकर के आप सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही खास। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। वो भी कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 5, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है तब क्रांति होती है। तो जब जनता बगावत करती है 1857 की विद्रोह या क्रांति, और उसके बाद क्या हुआ, इसमें हम लोग आज करने वाले हैं। सब कुछ अध्ययन, आज पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे दोस्तों। और ये आपके कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास नाम के विषय में आता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इससे मैं आशा करता हूं कि इससे पहले आप लोगों ने सारे के सारे लेक्चर्स वीडियो देख लिए होंगे, तो अब आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि जब किसी भी समुदाय, किसी व्यक्ति या किसी देश के लोगों को दबाया जाता है तो कुछ समय तक तो वो उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, वो बोलते हैं ना कि अब पानी सर से ऊपर चला गया, अब तो जवाब देना पड़ेगा। एक समय ऐसा आता है कि जब दबाया जाता है ना, तो फिर वो दबाव समूह जो होता है, जिसको ग्रुप को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, वो अपनी आवाज़ उठाता है और वह आवाज़ बन जाती है बगावत, वो आवाज़ बन जाता है विद्रोह, और वही आवाज़ कहलाती है क्रांति। तो भारत में भी अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन स्थापित किया। अच्छा, एक बात तो हम लोगों ने जरूर नोटिस की होगी कि इतिहास में कभी इतनी बड़ी क्रांति हुई नहीं भारत में। भाई, किसी सत्ता के खिलाफ जनता की ऐसी क्रांति देखने को कभी नहीं मिलती कि पूरे लोगों ने मिलकर के एक सत्ता के खिलाफ क्रांति की। कभी मुगलों के खिलाफ क्रांति के बारे में सुना है? नहीं सुना है। कभी सल्तनत के किसी सुल्तान के खिलाफ क्रांति के बारे में सुना है कि जन विद्रोह शुरू हुआ? ये भी नहीं हुआ। और ना ही अशोक से लेकर के कोई भी हिंदू राजा के खिलाफ भी ये नहीं हुआ। तो ना तो हमारे देश में शासन करने वाले मुस्लिम राजाओं के खिलाफ कभी ऐसा हुआ है, और न ही देश में शासन करने वाले मुस्लिम राजाओं के खिलाफ ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा इन लोगों ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा तानाशाही नहीं दिखाई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो किया, अंग्रेज़ों ने जो प्रताड़ित किया, जो एक्सप्लॉयटेशन किया भारत के लोगों का, इसको लेकर के भारत के लोगों में एक रोष उत्पन्न हो गया था, और जो 1857 की क्रांति के रूप में झलका। तो दोस्तों, बात करते हैं किन किन लोगों को दबाया गया। पहली बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि 1857 की क्रांति किसी एक समुदाय का विद्रोह नहीं था, ये अलग अलग तबके के लोगों का विद्रोह था। इसमें जहां किसान शामिल थे, वहीं सिपाहियों ने भी विद्रोह किया। जहां पर गांव-गांव के लोगों ने इसमें साथ दिया, और वहीं राजा महाराजा, रियासतों की रानियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर प्रयास किया, जिन लोगों की रियासतें छीनी गई थी। तो एक्चुअल में 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, उसके कारणों को भी समझेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे देश में राजा महाराजाओं की सत्ता हुआ करती थी। आप जानते हैं, जिस दिन अंग्रेज भारत में आए तब से तो भारत में यही चल रहा था कि राजा शासन कर रहा था, बढ़िया काम चल रहा था, कोई समस्या नहीं, सब लोग अपना काम आराम से कर रहे थे, और एक नॉमिनल राजस्व होता था जो वो दे रहे थे, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं हो रही थी। फिर अचानक से एक व्यापारिक कंपनी आई। ये व्यापारिक कंपनी व्यापार करते करते अचानक से शासन करना शुरू कर दिया, युद्ध करके हमारे देश के देशी रियासतों के राजाओं को हरा दिया, और देखते ही देखते सारी राजस्व की शक्तियाँ भी छीन ली। तो जब राजा महाराजाओं को लगा कि भाई हमारी तो शक्तियाँ छीनी जा रही हैं, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे नवाबों, राजाओं और बादशाहों की बादशाहत और शक्तियों को छिन्न भिन्न किया गया। धीरे धीरे कैसे अंग्रेजों ने उनके ऊपर जो है संधियाँ लाद दी, कंडीशन लाद दी। इस वजह से उनने विद्रोह करने का सोचा। अदरवाइज राजाओं का विद्रोह तो कभी देखने को नहीं मिलता कि कोई राजा ही विद्रोह कर रहा है। ये अंग्रेज के ज़माने में हर एक चीज़ देखने को मिली। तो इसको पहले से हम लोग पहला फेज जो पढ़ेंगे इस फुल कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो आखिरकार क्यों हुई थी। फिर दूसरे फेज में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति में आखिर हुआ क्या था, कहाँ कहाँ से शुरू हुई थी, किन किन लोगों ने भाग लिया था। 1857 के क्रांति के
अपोज में यानी पलटवार में अंग्रेजों ने क्या किया और किस तरह से इस क्रांति को शांत कर दिया। और सबसे आखिरी फेज में हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति से आखिर बदलाव क्या है, उसके बाद क्या हुआ। तो ये जो हमारा चैप्टर में इन तीनों चीज़ों के बारे में कंप्लीटली बताया गया है कि जब जनता बगावत करती है, पहला फेज, 1857 की क्रांति में क्या हुआ, दूसरा फेज, और तीसरा फेज उसके बाद क्या हुआ। तो एक एक करके थोड़ा कनेक्ट करके चलेंगे तो पूरी स्टोरी दिमाग में घुस जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कि कुछ नीतियाँ थी, जो नीतियाँ अंग्रेज लोग लेकर के आए थे, इन नीतियों से कुछ लोग खफा हो गए। तो नीतियाँ और लोग, इसका क्या है, टाइटल रखा गया है नवाबों की छिनती सत्ता। धीरे धीरे भारत में जो नवाब थे, अलग अलग रियासतों के, अलग अलग रजवाड़ों के, उन नवाबों की धीरे धीरे सत्ता छीनती चली गई। कैसे छीनती चली गई? 18वीं सदी के मध्य से, 18वीं सदी का मध्य मतलब प्लासी के युद्ध की बात कर रहे हैं। सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध से शुरू हुई वो कारवां, कौन सा कारवां? नवाबों की छिनती सत्ता। सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और भारतीय बंगाल के नवाब, भारत में जो बंगाल है उसका नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला जैसे ही अपना युद्ध हार जाता है, वही नवाबों की सत्ता धीरे धीरे छिनती चली जाती है। ये शुरुआत थी, फिर अवध, फिर मुगल, ऐसे करते करते पूरे भारत पर इन्होंने शासन कर लिया। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, शुरुआत हो चुकी थी। अब कनेक्ट करते रहिएगा, मैं कहाँ से पकड़ रहा हूँ इसको। मैं 1757 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया, जब अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीत लिया, जब अंग्रेजों ने पानीपत का 1761 का युद्ध जीत लिया, तब क्या हुआ कि दूसरे राजा और महाराजाओं के बीच अंदर एक धारणा फैल गई कि अंग्रेज एक बहुत बड़ी शक्ति हो चुकी हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन राजाओं को बोला कि आप जो हैं हमारी सहायक संधि को एक्सेप्ट कर ले, हम आपके जो रियासत है वहाँ पर एक रेजिडेंट बिठाएंगे। रेजिडेंट मतलब अंग्रेजों का प्रतिनिधि बिठाएंगे, बस आपको रेजिडेंट से कंसल्टेशन करना है, वो रेजिडेंट जो है वो हमको सारी बात बताएगा। धीरे धीरे इस रेजिडेंट ने क्या किया, राजा के इंटरनल मैटर में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, उनके जो आंतरिक मामले थे उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यहां तक कि अगला राजा कौन होगा, मंत्री कौन होंगे, यह भी डिसाइड करने का काम कौन करने लगा था, वो रेजिडेंट करने लगा था। और ये भी बोला गया कि आप अपनी सेनाएं भी नहीं रखेंगे, आप अपनी पर्सनल सेना नहीं रखेंगे, आपकी सेवा में अंग्रेज सरकार हाजिर है, बस आपको अंग्रेज सरकार को मुंह मांगा दाम देना पड़ेगा। और अगर आप अंग्रेज सरकार को वो दाम नहीं दे पाते, हमारी शुल्क नहीं दे पाते, तो अंग्रेज सरकार आपसे उतना क्षेत्र ले लेगी जितना हमको राजस्व खर्चे का निकल के आता है। मतलब उस एक्सपेंसेस के बराबर, उस सेना के खर्चे के बराबर का राज्य आपसे ले लेंगे। ये भी उन्होंने करना शुरू किया। यहाँ तक कि अलग अलग क्षेत्रों की राजस्व वसूली करने की शक्ति जो नवाबों के हाथ में होती थी, राजाओं के हाथ में होती थी, अब वो राजस्व वसूल करने की शक्ति अंग्रेजों के हाथ में चली गई। देखो कैसे सत्ता परिवर्तन हो रहा है। राजाओं से आपने जंग जीती, राजाओं से आपने शर्तों के हिसाब से पैसे ले लिए, राजाओं से दीवानी राइट्स तक ले लिए। आपको पता है ना कि 1765 में, याद करो हमारा पुराना चैप्टर, जरा याद करो, दिमाग पर जोर डालो। हमने प्रीवियस चैप्टर में बात समझी थी कि 1765 में जब बक्सर का युद्ध एक साल पहले कंप्लीट हो गया था, 1764 में हमने पढ़ा है बक्सर के युद्ध के बारे में कि कैसे अंग्रेजों ने 3 शक्तियों को हराया था, बंगाल, अवध और मुगल। इन तीनों को हरा दिया था, दिल्ली तक को हरा दिया था। तो दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय साहब ने अंग्रेजों को दीवान नियुक्त कर दिया और बोला कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी आपके पास होगी। अब आप बन चुके हैं बंगाल के दीवान, तो बंगाल में राजस्व वसूली करने का अधिकार आपके पास मिल जाता है। अंग्रेजों ने हर जगह रेजिडेंट बिठाए, रेजिडेंट के द्वारा अपना कंट्रोल करना शुरू किया। बोला आप प्राइवेट अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते, हम आपको सर्विस देंगे, प्रोटेक्शन अंग्रेज देगी, अंग्रेज से सहायता मांगोगे, संधि करोगे तो हम आपको रक्षा करेंगे आसपास के राजाओं से।
लेकिन अगर आप हमारी सेना का खर्चा नहीं दे पाए जिस भी महीने, उसी महीने आपसे आपका हिस्सा छीन लेंगे, उतना जितना हमारे खर्चे के हिसाब से सही बनता है। तो ऐसे ऐसे करके अवध के साथ सबसे गलत किया था। अवध का आधा हिस्सा छीन लिया था उसने, एक बार जो है उनका फीस नहीं चुकाई थी। तो ऐसे कर करके ने राज हड़पना शुरू कर लिए, इसलिए इसको क्या कहा गया, नवाबों की छिनती सत्ता। तो बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। मैंने बोला ना प्राइवेट सेना नहीं रख सकते, हम आपकी सेवा करेंगे। इसके उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीनने लगे थे। एक एक करके कैसे जा रहे थे वो, इसी संधि के माध्यम से जा रहे थे। अब इतना ज़्यादा पेमेंट आपसे हर महीने आप 5 लाख रुपए लेंगे, और अगर 5 लाख रुपए आप देने में सक्षम नहीं हुए तो आपका वो एरिया जहाँ से 5 लाख का राजस्व मिलता है वो हम ले लेंगे। धीरे धीरे करके उनके इलाके भी छीनते चले गए। ये सब अंग्रेजों की एक चाल थी जिसकी वजह से नवाबों की सत्ता छीनती चली गई। अब अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ लोग कंपनी से बातचीत करने लगे। हुआ क्या कि कंपनी में कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भी आए जिनकी नीतियां ऐसी थी, जिन्होंने बिना युद्ध लड़े बहुत सारे साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। उसमें एक नाम बड़ा शुमार है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। जब लॉर्ड डलहौजी की छड़ी चलती थी तो अच्छे अच्छे राजा महाराजा जो है वो उनकी रियासतें अंग्रेजी सरकार में मिल जाती थी। वो छड़ी क्या थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था विलय की नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या चूक का सिद्धांत। ये सारे नाम उसको बोलते हैं दोस्तों, इसी के सारे नाम हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या है उस नीति को जो डलहौजी साहब लेकर के आए थे, उसका नाम था हड़प नीति, उसका नाम था विलय नीति, उसका नाम था चूक का सिद्धांत, या अंग्रेजी में उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस नीति के द्वारा उसने राज्यों को हड़पना शुरू किया। ये नीति क्या थी, ये नीति ये कहती थी कि यदि कोई राजा की मृत्यु हो जाती है और उस राजा की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, मतलब इसका मतलब है कि उसके संतान नहीं है, कोई पुरुष संतान जो उसके राज्य को संभाल ले, तो ऐसा राज्य जो है वो राजा विहीन नहीं रहेगा, वो हमारी सत्ता में आ जाएगा। किसी दत्तक पुत्र को या परिवार के किसी व्यक्ति को राजा नहीं माना जाएगा, और वो सारा राज्य किस में मिला लिया जाएगा, अंग्रेज सत्ता के अधीन हो जाएगा। इसी चीज को लेकर के कुछ राजाओं ने अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से बातचीत का तरीका अपनाया। उनको लगा कि अंग्रेज हो सकता है सभ्य लोग हैं, बातचीत समझ जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने किसी की बात मानी नहीं। लेकिन किन किन राजाओं ने या किन रानी ने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, तो उसको समझते राज्य को बचाने के लिए कंपनी से बातचीत। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, लेकिन परिणाम ये हुआ कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता उस बातचीत से। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, झांसी की रानी के लक्ष्मीबाई के पति जो थे राजा थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं होने की वजह से उनका राज्य जो है राजा विहीन हो जाता है। लेकिन वो एक पुत्र को गोद ले लेती हैं और बोलती है इसी को राजा घोषित करना है। तो अंग्रेजों से बातचीत करती हैं कि मेरा जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसी को इस झांसी का साम्राज्य सौंपा जाए, और उसको लेकर के वो गद्दी पर भी बैठ गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने उसको मना कर दिया कि नहीं, हम गोद लिए हुए बेटे को मान्य नहीं करते हैं, आपका अपना बेटा होना चाहिए, तभी जाकर के राजा की संतान माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो आपका राज्य छीन लेंगे। तो उनने अपने राज्य को बचाने के लिए बातचीत की। वो चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का फोटो देख सकते हैं, वो जब युद्ध में लड़ी भी तब भी अपने गोद लिए हुए बेटे को साथ में लेके लड़ती थी। तो वो चाहती थी कि इसको राजा बनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को मानने से मना कर दिया। उसके अलावा पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। मराठा आप समझते ना, मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी साहब ने की थी। तो महाराजा छत्रपति शिवाजी साहब ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद कुछ पेशवा बने, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे उनके दत्तक पुत्र मतलब जो उनका पुत्र नहीं, जो गोद लिया हो या कोई परिवार में हो तो उसको दत्तक पुत्र कहा जाता। तो गोद लिया हुआ पुत्र जो थे नाना साहब ने भी कंपनी से बातचीत की कि भाई उनके पिता को
जो बाजीराव द्वितीय थे पेशवा, उनको जो पेंशन मिलती थी, अब उनकी मृत्यु के बाद वो पेंशन मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं उनका दत्तक पुत्र हूँ। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई आपको पेंशन क्यों मिलेगी। वो तो राज्य भी नहीं मांग रहा था, वो तो बेचारे जो है पेंशन मांग रहे थे, तो पेंशन तो देनी चाहिए थी। उसके अलावा 1801 में अवध के ऊपर एक सहायक संधि थोपी गई। अवध जो रियासत थी, अवध के नवाब के ऊपर सहायक संधि थोपी गई और ये बोला गया कि आप हमारी सहायक संधि पर साइन करते हैं तो आपके यहाँ पर एक रेजिडेंट बिठाएंगे और वो आपको सहायता सलाह देगा और अंग्रेजी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही साथ वो रेजिडेंट क्या करने लगा, उनके इंटरनल मामले में जो है हस्तक्षेप करने लगा। अब क्या होता था कि उनने बोला कि आप अपनी पर्सनल सेना नहीं रख सकते, यानी आपकी ताकत भी कमजोर कर दी। अब आपको आपकी रक्षा के लिए अंग्रेज सरकार सदैव तत्पर है, आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, ये आश्वासन हम देते हैं। और नवाब को लगा कि ठीक है यार, अंग्रेज हमारी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे तो कोई आ भी नहीं सकता। लेकिन अंग्रेज ने बोला कि आपको हर महीने हमें खर्चा देना पड़ेगा सेना का, जो कि बहुत ज़्यादा था। एक बार क्या हुआ कि 1801 की बात है, जब अवध के नवाब जो थे वो उनका खर्चा नहीं दे पाए, तो खर्चा नहीं देने की वजह से उनको उनका राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों ने छीन लिया कि अब आप खर्चा नहीं दे पाए तो हम ये आधा हिस्सा ले लेते राजस्व वाला, यहाँ से हम राजस्व वसूली करेंगे और हमारा खर्चा चलाएंगे और आपको सेवा देंगे। तो इस वजह से उनका आधा हिस्सा छीन लिया। उसके बाद अवध के साथ दोबारा से जो है वो धोखा हुआ था 1856 में, जब लॉर्ड डलहौजी साहब हड़प नीति लेकर के आए थे। तो उसमें यह था कि उत्तराधिकारी नहीं है तो हम राज्य छीन लेंगे, लेकिन अवध के नवाब के साहब इससे पे वो रूल लागू नहीं हो रहा था, लेकिन इनको चाहिए था अवध। तो क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने घोषित कर दिया कि अवध का नवाब जो है वो बहुत तानाशाही है, कुशासन कर रहा है, अच्छा शासन नहीं कर रहा है और वहाँ के लोग उससे बहुत परेशान हैं। तो अंग्रेजों की ड्यूटी है कि उन लोगों के बारे में सोचे, हम बहुत जो है हमारा बहुत दिल दुखा है आपकी इस परेशानी से। तो अंग्रेजों ने बोला कि लोगों की सहायता के लिए हमारी ड्यूटी है कि हम लोग इनको हटाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवाब को हटा दिया और नवाब को हटा करके अंग्रेजी सत्ता को स्थापित कर लिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो इस वजह से अवध को भी उन्होंने हत्या लिया। अब देखिए, राज्य को बचाने के लिए कंपनी से बातचीत तो की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हुआ ये कि जबरदस्ती उनने इन क्षेत्रों को छीन लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा। वही अवध की बात कर रहा हूँ मैं, जो अवध को छीना गया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई नवाबों की सत्ता छीनी हम लोगों ने समझ लिया, राजाओं और रानियों की सत्ता छीनती गई, कैसे गई ये भी हमने समझ लिया। अब बात आती है मुगलों के साथ भी अंग्रेजों ने ठीक नहीं किया। 1765 ईस्वी से ही मुगल पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया था, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में हार गए थे। मैं आपको खास बात तो बता दूं कि मुगल में सारे मुगल पावरफुल नहीं थे। औरंगजेब आखिरी मुगल बादशाह था जो सबसे पावरफुल मुगल बादशाह था। उसके बाद के जितने भी उत्तर मुगल कहले जाते हैं, ये उत्तर मुगलों में कोई भी ऐसा पावरफुल शासक नहीं था जो अंग्रेजों को मात दे दे। क्योंकि औरंगजेब से तो लड़ाई अंग्रेजों ने कर ली थी, लेकिन औरंगजेब ने अंग्रेजों को इतना अच्छे से मार के भगाया था कि शायद उनको समझ में आ जाए कि अब औरंगजेब से लड़ना नहीं जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। तो वो वेट ही कर रहे थे कि कब औरंगजेब की मृत्यु हो और कब हम लोग जो है वापस से पावर में आए। तो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल हुए वो इतने कमज़ोर थे कि, और कुछ लोग तो लड़ने में ही उनको फुर्सत नहीं थी, आपस में लड़ के पूरे मुगल सत्ता को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन आखिर तक मुगलों का शासन तो नाम मात्र के बादशाह तो थे। अब नाम मात्र के बादशाह होने के बाद भी उनकी वो बादशाहत भी छीन ली गई। शुरुआत में क्या होता था कि अंग्रेज जब सिक्के ढालते थे तो मुगल बादशाह का नाम उसमें अंकित करते थे। तो उन्होंने मुगल की सत्ता को भी खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या किया, सिक्कों पर जो मुगलों का नाम था वो भी हटा दिया, मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। जो प्रेजेंट मुगल बादशाह होते थे उन पर सिक्कों में उनका नाम होता था, तो मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। फिर क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने जो है पासा फेंका। लॉर्ड डलहौजी ने सन 1849 में बोला कि जैसे ही बहादुर शाह जफर, हालांकि वो अंतिम मुगल बचे हुए थे उस समय, उन्होंने बोला कि जो बहादुर शाह जफर जो लाल किले में बैठे हुए इतने पोश एरिया में और बड़ी आराम से किले में बैठे हुए हैं, इनकी मृत्यु के बाद पूरे परिवार को यहाँ से निकाल के दिल्ली में कहीं और बिठा दिया जाएगा, लेकिन लाल किले पर तो हम जाएंगे अब, बस ये बहादुर शाह जफर की मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं।
और लॉर्ड कैनिंग ने तो सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग नाम के जो गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने तो ये भी फैसला सुना दिया कि अब बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल बादशाह होगा। बहादुर शाह जफर जो है वो कौन होंगे? वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके बाद किसी भी व्यक्ति को, उनके किसी भी वंशज को मुगल बादशाह का नाम नहीं दिया जाएगा। ये आखिरी मुगल बादशाह, इसके बाद किसी को मुगल बादशाह नहीं कहा जाएगा। इसके बाद जितने भी लोग होंगे उनको क्या कहा जाएगा? केवल उनके वंशज को केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। तो राजकुमार के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी और मुगल बादशाह का नाम अब खत्म कर दिया गया है। ये होता है, ये कई बार होता है कि जब सत्ता खत्म होना शुरू हो जाती है तो जो ओहदा आपको दिया गया था वो भी छीन लिया जाता है। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके डलहौजी और कैनिंग की नीतियों ने मुगलों से उनकी पावर तो ऑलरेडी छीन गई थी, बस बचा था तो केवल मुगलों का नाम, और वो नाम निशान भी मिटा दिया डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने मिलकर के। इन दोनों ने जो पॉलिसीज लेकर के आए उनके खिलाफ, कि एक ने बोला कि परिवार को लाल किले से बाहर निकाल देंगे, एक ने बोला कि ये बहादुर शाह जफर अंतिम शासक होंगे। अब थोड़ा गौर करिए, इससे पहले हमने क्या बात की? इससे पहले हमने नवाबों की बात की, कुछ इससे पहले कुछ राजाओं की बात की। सारे नवाब और राजा परेशान थे, ये उस आग का इंतजार कर रहे थे कि बस अंग्रेजों के खिलाफ कोई उठ के खड़ा हो जाए, हम साथ देंगे, क्योंकि उनको साथ गलत हुआ था। मुगल बादशाह के साथ भी गलत हुआ तो मुगल बादशाह भी तैयार थे कि बस अब मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा नाम तक छीन लिया। एक ही चीज़ तो बची थी, मुगल जो मुझे विरासत में मिली थी मुगल बादशाह, वो बादशाहत भी छीन रहे हैं। तो मुगल बादशाह भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे मन ही मन, बस इंतजार कर रहे थे उस घड़ी का कि कोई आकर के क्रांति की शुरुआत कर दे, हम आपके साथ है। तो अंग्रेजों ने किसी एक तबके को परेशान थोड़ी ना किया, अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं से परेशान करना शुरू किया, यहाँ तक कि सिपाहियों और किसानों तक को नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे करके सभी लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा होगा तो ये लोग एक साथ मिल जाए तो अंग्रेजों को आराम से हरा सकते थे। अब आगे बढ़ते कि इसके अलावा और कौन से लोग थे जिनको इनने परेशान किया। तो राजा महाराजा और मुगल बादशाह तो हमने पढ़ लिया, नवाब हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है किसान और सिपाहियों की। किसान और सिपाही किस तरह से अंग्रेजों की प्रताड़ना का शिकार हुए, या किस तरह से किसानों के अंदर गुस्सा फैल गया और सिपाही भी नाराज थे अंग्रेजों से, क्या कारण था? तो किसानों का सबसे बड़ा कारण यह था कि भाई किसान देते थे देश में लगान, अंग्रेजों का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत थे किसान, और किसान किसानी करते थे, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो इतना उगा नहीं पाते जितना ये लोग मांगते थे। इनकी राजस्व की जो वैल्यू होती थी, जो दरें होती थी वो इतनी ज़्यादा होती थी और इतनी खराब होती थी, अन्यायपूर्ण होती थी कि किसानों को उस चक्कर में अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ती थी, क्योंकि अगर लगान नहीं चुकाओगे तो अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठोगे, ये सिस्टम लगाया गया था। इसलिए किसान बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे इनसे, क्योंकि आपकी ज़मीन जो पुरखों ने संभाल के रखी है वो आपके हाथ से चली जाए तो आपको गुस्सा भी आएगा और बहुत बुरा भी लगेगा, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा क्रांति का रूप ले सकता है। तो गांव में किसानों और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के तौर तरीके से परेशान थे। खाली किसान ही नहीं, वो जमींदार भी, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी लेकिन उसकी जमींदारी भी छीन रही थी, उसको पता था कि जानबूझ के अंग्रेज भारी भरकम रकम ले रहे हैं। भाई हम लोग हमारा पेट नहीं पाल पा रहे, उससे ज़्यादा तो अंग्रेज ले जा रहे हैं, इनका कोई हक नहीं बनता इतना राजस्व लेने का। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। आपके पुरखों ने आपको जो दिए विरासत में, दोस्तों जो विरासत में हमें मिलता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर वो आपसे छीन जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हम हमारे पुरखों की ज़मीन जायदाद को आगे बढ़ा सके। आगे बढ़ाना तो दूर, और उनको खोते जा रहे थे तो बड़ा दुख हो रहा था। कंपनी के तहत काम करने वाले भर्ती सिपाहियों में के असंतोष की अपनी अलग वजह थी। कंपनी के अंदर जो सिपाही काम कर रहे थे उनमें असंतोष फैल गया। असंतोष का मतलब यह होता है कि वो भी नाराज़ हो गए अंग्रेजों से, लेकिन उनका नाराज़ होने का अपना दूसरा कारण था। वो किसी तौर तरीके से, यानी वो कोई लगान वगान से नहीं हुए थे, वो उनके सैलरी पेंशन भत्ते की जो सेवा शर्तें थी उसको लेकर के परेशान थे। वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे,
क्यों? क्योंकि कई नए नियम अंग्रेजों ने ऐसे बनाए थे जो उनके धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। वो नए नियम क्या है उसको भी समझेंगे। सिपाहियों के साथ टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन सिपाही परेशान थे। अंग्रेजों की जो सेवा शर्तें होती थी, अंग्रेजों ने रूल बना दिया था कि अगर कोई हमारे लिए सेवा करेगा तो उसको समुद्र में यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोगों का मानना है कि हम समुद्र में नहीं चलेंगे, समुद्र में जाना हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये। उसके अलावा जो कारतूस नए आए थे लड़ने के लिए, सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो कारतूस जो नई लॉट आई थी वहाँ से, इंग्लैंड से, उस लॉट में क्या था कि जो कारतूस थे उसके ऊपर जो लेबल लगाया जाता था वो चर्बी से बनता था, और वो गाय और सुअर की चर्बी से ये लोग बनाते थे अंग्रेज लोग। तो ऐसे में सिपाही में हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही थे। हिंदू सिपाही जो थे उनकी आस्था का विषय कि गाय को वो माता के रूप में पूजते थे, और वहीं जो सुअर की चर्बी जो लगाई जाती थी वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ था। तो दोनों धर्मों को इन्होंने, धर्म की आस्था को दरकिनार करते हुए इन्होंने बोला कि भाई सिपाही आपका सिपाही धर्म निभाओ। बहुत सारे सिपाहियों ने इसका विद्रोह करना शुरू किया कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा धर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारे नियम ऐसे बनाए अंग्रेजों ने जो उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। किसान खफा थे उनके राजस्व की वजह से, और सिपाही खफा थे उनकी नीतियों की वजह से कि वो धर्म को लेकर के हम इतने ज़्यादा ऐसे हो गए कि उनको केवल हमसे काम करवाना, हमारे धर्म को तो वो सोचते भी नहीं है। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा मतलब क्या है? बर्मा मतलब आज का म्यांमार, पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था, रंगून इसकी कैपिटल होती थी। ये बर्मा पुराना नाम है, आज उसका नाम चेंज करके उस देश का नाम म्यांमार कर दिया है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो राज्य है इससे बिल्कुल सटा हुआ है, इसका पड़ोसी देश है। तो बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्या बोला कि भाई समुद्र में यात्रा करना या समुद्र में जाकर लड़ना ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इससे हमारा धर्म इजाजत नहीं देता, आज तक हम नहीं लग रहे। आप चाहे तो जमीन पर युद्ध कर सकते लेकिन समुद्र पे नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया? इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करता, अंग्रेजों की सेना में नौकरी करेगा, तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। बस इसी नीतियों की वजह से वो खफा हो गए कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, और रोजगार भी लेना है, नौकरी भी करना पड़ेगी क्योंकि घर भी चलाना है। तो सिपाहियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो गया था कि अंग्रेज जानबूझकर ये चीज कर रहे हैं। तो कैसे? अब हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि सिपाही और किसान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। हमने देखा कि मुगल बादशाह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए क्योंकि उनकी बादशाहत भी छीन ली। उसके अलावा कुछ नवाब, राजा और रानियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने उनके शासन को भी छीन लिया। अब राजा इनके खिलाफ हो गए, नवाब खिलाफ हो गए, बादशाह खिलाफ हो गए, किसान खिलाफ हो गए, और यहाँ तक कि सिपाही भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। बस इन अलग अलग समुदायों की खिलाफत ने ही एक बगावत शुरू कर दी, और उस बगावत का नाम था 1857 की क्रांति। अब आगे हम लोग ये समझेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से जो प्रतिक्रिया थी, उनने जो सुधार किए इंडिया में, उन सुधार को लेकर भी लोग कुछ हद तक खफा थे क्योंकि वो हमारे धार्मिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हस्तक्षेप करने लगे थे। हमारे जो पुराने रीति रिवाज चल रहे थे उनको भी बदलने का इन्होंने प्रयास किया। तो हमें यकीन हो गया था कि अंग्रेज जानबूझकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। तो आइए समझते हैं उन सुधारों को जो अंग्रेजों ने भारत में किए। कुछ सुधार बहुत अच्छे भी थे जो आज भी देश में चलते हैं, और वो पुरानी प्रथाएं इतनी खराब थी जिनको खत्म करना बहुत ज़रूरी था। तो अंग्रेजों ने इन प्रथा को खत्म भी किया। तो हम लोग समझते हैं उन प्रथाओं के बारे में। तो सुधारों की वो प्रतिक्रिया क्या थी? अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, और उन बुराइयों में से दो खास बुराइयाँ, जो बुराइयाँ मतलब बहुत पुरानी चीज़ें चली आ रही थी, जो कि कुरीतियाँ मानते हम लोग। हम भी समझते हैं कि ये सही चीज़ नहीं थी। क्या किसी पति की मृत्यु होने के बाद ये कौन सा न्याय है कि स्त्री को भी उसकी जब उसको जलाया जा रहा था तो उसके ऊपर बैठ करके उनको जो है उसको साथ जल जाए? सती प्रथा। तो क्या स्त्री का सती होना ज़रूरी था?
ये पुरानी प्रथा चली आ रही थी, क्योंकि आज का दौर इंडिपेंडेंट वाला दौर है, स्त्री और पुरुषों को समान देखा जाता है। तो ऐसे में उस समय जब अंग्रेजों को लगा कि ये कौन सा दुनिया में पहली बार ऐसा देख रहे थे वो, कि पति की मृत्यु होने के बाद स्त्री को यहाँ पर जो है उसके साथ जो है समाप्त होना पड़ेगा, क्योंकि शायद ऐसा मानते थे उस समय के लोग कि पुरुष का जीवन खत्म होने के बाद स्त्री का कोई जीवन ही नहीं बचता है, मतलब स्त्री का जीवन तब तक है जब तक पुरुष है। तो सती प्रथा को बंद कर दिया, और जो स्त्रियां उनके पति मरने के बाद जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उनका भी दोबारा से विवाह करने का प्रचलन शुरू किया, और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने का अंग्रेजों ने काम किया। लेकिन हमारी तो आस्था और हमारी जो रीति रिवाज संस्कृति तो पुरानी थी ना, हम लोग इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। इसीलिए हमारे देश के जो लोग थे, जो सामाजिक लोग थे, जो गांव-गांव के लोग थे, इन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया कि अंग्रेजों को कोई हक नहीं बनता हमारी पुराने रीति रिवाज को छेड़ने का। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने हमारी जो पुरानी पूर्वी शिक्षा थी, हमारी जो शिक्षा होती थी संस्कृत पढ़ने, व्याकरण करने और पूरा ज्ञान इकट्ठा करने की, वैदिक ज्ञान इकट्ठा करने की, उन्होंने बोला ये नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि आपको सभ्य बनाना है तो अंग्रेजी शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंडिया की शिक्षा को जो है आलोचना की कि इंडिया की शिक्षा में वो बात नहीं है, अगर इनको यूरोप की शिक्षा दी जाएगी तो ये आसानी से हमारी बात समझ लेंगे। और जबकि अंग्रेज खुद हमारी भाषा सीखने का प्रयास करते थे, तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया और सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बनाए गए। ये परिवर्तन अंग्रेजों ने किया। और क्या परिवर्तन किया? अंग्रेजों ने एक नए धर्म का उदय भारत में कर दिया, जिसका नाम था ईसाई धर्म। क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा मिशनरियों को इंडिया में दिया। शुरुआत में तो क्रिश्चियन मिशनरियों को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था इंडिया में, वो नहीं आने दे रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि मिशनरी इंडिया में आए। शुरुआत में इंडिया में जो ईसाई मिशनरी आए थे वो अंग्रेजों के साथ लेकर नहीं आए थे, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी, डच लोगों की यानी हॉलैंड की कंपनी के भरोसे आए थे। लेकिन भारत में बाद में उनके लिए आसान कानून हो गया 1850 में कि कोई भी व्यक्ति आसानी से ईसाई धर्म ग्रहण कर सकता है, क्योंकि पहले उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे खिलाफ असंतोष पैदा कर दे। उनको डर था पहले अंग्रेजों को। लेकिन 1850 के बाद उनने ईसाई धर्म पर ज़्यादा दिया, मिशनरियों को आने दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना शुरू कर दिया। ये नियम बना दिया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसको अपनी पुश्तैनी जमीन जिस पर उसका अधिकार है वो आसानी से मिल जाएगी। अगर वो नहीं करेगा तो उसको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। तो आप खुद सोचना, अगर आपको आपकी पुरानी जमीन इसलिए वापस दी जा रही है केवल कि आप अपना धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर रहे हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि भैया मेरे लिए ज़मीन जायदाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग केवल धर्म को ही फॉलो करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुंची। लोगों को यकीन हो गया था, भारतीयों को, कि अब यकीन हो गया हमें कि ये अंग्रेज कोई हमारा भला करने के लिए नहीं आया। इनका मोटिव हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म, हमारी जीवन शैली को नष्ट करना है, तो नष्ट करके ही रहेंगे। ये विश्वास हो गया था। बस इसी विश्वास ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वाला को भड़का दिया। तो धीरे धीरे ये ज्वाला पूरे देश में भड़की। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। अब ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। क्या नियम बना दिया कि यदि मान लो कोई भारतीय नागरिक, भारत का वासी, भारत का व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो उसकी पुरानी जो संपत्ति है वो यथावत उसके पास रहेगी। भारतीयों को अब यकीन हो गया था। क्या यकीन हो गया था? भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली जो वो जीना चाहते थे उसको नष्ट कर देंगे। और उन्होंने शुरुआत कर दी थी सती प्रथा को खत्म करके, विधवा पुनर्विवाह को करके, जिसको हम लोग मानते थे ये हमारे रीति रिवाज में था। भले ही वो चीज़ गलत होगी, लेकिन उस समय तक लोगों की आस्था का विषय था। आपने हर एक चीज़ को छेड़ते चले गए। आज आप जितने भी लोग, जागरूक लोग, उनसे पूछोगे तो बोलोगे कि अंग्रेज ने बिल्कुल सही किया था ये, लेकिन ये उस समय के लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। उनको लगा कि ये तो जानबूझकर कर रहे हैं। लेकिन ये वो जो कानून 1850 में लाया गया था, ईसाई धर्म को अपनाने का कानून, और जो उसमें कंडीशन डाली गई थी उसको लेकर के कहा गया था कि ये जानबूझकर ऐसा करना चाह रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं कि एक सैनिक विद्रोह जो है वो कैसे जन विद्रोह बन गया, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल उनकी नीतियों और लोगों के शोषण के बारे में पढ़ा कि कैसे अंग्रेजों की नीतियों ने लोगों को परेशान कर दिया। अब जब लोग परेशान हुए, आप खुद समझते हैं कि जब किसी को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लगातार प्रताड़ना की जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। किसी चीज़ को सहन करने की एक सीमा होती है और इस सीमा के बाद जो आवाज़ निकल के आती है वो बगावत होती है, और उसी बगावत की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि सैनिक विद्रोह एक जन विद्रोह बन गया, इसका मतलब साफ है कि शुरुआत इस विद्रोह की सेना से हुई और धीरे धीरे जनमानस में फैल गया और सभी लोगों ने इसका विद्रोह किया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सैनिक विद्रोह बन गया, जन विद्रोह। तो सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत होती है। शुरुआत में भारत के उत्तर भागों में 1857 में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जिससे अंग्रेजों की सत्ता को खतरे में डाल दिया, और भारत शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। एक भारी भरकम विद्रोह, मतलब 100 साल में ऐसी नीतियां अंग्रेजों ने लाकर खड़ी कर दी भारत में, एक ऐसी स्थिति उत्तर भारत में पैदा हो गई। दोस्तों दक्षिण भारत में ये बहुत कम चला। अगर दक्षिण भारत में उत्तर भारत के साथ अगर ये आंदोलन चलता तो एक साथ देश आज़ाद हो जाता उसी समय। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उस समय कम्युनिकेशन बहुत वीक था, नहीं पता था कि कहाँ कहाँ विद्रोह हो रहा है, खबरें बहुत लेट आती थी, इस वजह से तब तक अंग्रेज शांत कर चुके होते थे, तो अंग्रेजों को दबाना बहुत आसान होता। अगर ये आज का इंटरनेट उस जमाने में होता तो शायद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भाई तुरंत सब पता चल जाता। एक जगह विद्रोह हुए तो दूसरी जगह विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं, तो ये विद्रोह एक एक करके सब जगह विद्रोह हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से हमें छुटकारा उसी समय मिल जाता। इस बगावत ने भारत में कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। ये बगावत इतनी भयानक थी, इतनी बड़े पैमाने पर थी अंग्रेजों के लिए, हमारे लिए तो एक विश्वास था, लेकिन अंग्रेजों के लिए इतनी भयावह और इतनी बड़ी थी कि उनको लगा कि अब हमारी सत्ता खतरे में है, अब इस बगावत को नहीं रोक सकते। मेरठ से शुरू करके सिपाही ने कई जगहों पर बगावत भी की। शुरुआत में बगावत मेरठ से हुई, मेरठ में मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति ने की थी, और ये मेरठ से जो बगावत शुरू हुई थी, ये हुई थी उसी गाय और सूअर की चर्बी की वजह से हुई थी। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ा विद्रोह अगर कोई था तो ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था 1857 का, क्योंकि उस समय दुनिया में जितने भी देश किसी दूसरे देश को कब्जा किए हुए थे, कहीं पर भी देश के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर कभी संघर्ष किया ही नहीं था, और 19वीं सदी में होने वाला सबसे बड़ा संघर्ष था, इसलिए हम इसको सबसे बड़ा संघर्ष भी पढ़ते हैं भारत का। मेरठ से दिल्ली तक संघर्ष की शुरुआत हुई, आग शुरू हुई, विद्रोह की आग की शुरुआत मेरठ से होती है, और 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही थे जिसका नाम था मंगल पांडे। ये मंगल पांडे साहब विद्रोह करते हैं, और मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। उन्होंने अपने अफसरों को मार दिया था, विद्रोह की शुरुआत तो कर दी, लेकिन जल्द ही उनको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन चंद दिन के बाद ही मेरठ में कुछ और सिपाही ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम अभ्यास नहीं करेंगे, और वो 85 लोग थे जिन्होंने ये बोला कि हम चर्बी वाला कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन 85 लोगों को जिन्होंने मंगल पांडे का साथ देने के लिए ये विद्रोह करना शुरू किया, तो उनको 10-10 साल की सजा सुना दी, तो 10-10 साल के लिए उनको जेल भेज दिया गया। जिन लोगों ने कारतूसों पर, जहाँ उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, और उन्हें अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुना गई। ये बात थी 9 मई 1857 की शुरुआत 29 मार्च 1857 में होती है, और फिर 9 मई को ये कुछ दिनों बाद ये हो जाता है कि उन्होंने और विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब ये था कि मंगल पांडे तो चला गया, लेकिन विरासत में वो एक विद्रोह छोड़ गए। उन्होंने शुरुआत कर दी थी, एक अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी कि अब विद्रोह तो शुरू हो गया है, अब इसको ठंडा नहीं होने देना है। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। जो मेरठ में तैनात दूसरे सिपाही थे, उन्होंने देखा कि
मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया। वो जो लोग कारतूसों का विद्रोह कर रहे थे, चर्बी वाले कारतूस का, उनको 10-10 साल की सजा दे दी। अंग्रेज इस बार हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अंग्रेज बिल्कुल जो है अत्याचार या अन्यायपूर्ण व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। अगर अब जवाब नहीं दिया तो इतिहास में कभी या भविष्य में कभी जवाब ही नहीं दे पाएंगे। हमेशा के लिए भारत गुलाम हो जाएगा। इसको लेकर के मेरठ के सैनिकों ने जबरदस्त विद्रोह करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, करके उन्हें मार दिया। अंग्रेजों की इमारतों को, अंग्रेजों की संपत्तियों को, थाने को आग के हवाले कर दिया। उनकी जितने भी इमारतें थी, प्रतीक थी, थाने थे, सबको खत्म करना शुरू कर दिया। सिपाही पूरे देश में अब अंग्रेजी शासन को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वो सोच रहे थे कि अब तो अंग्रेज को खत्म ही करना है, अब शुरू हुआ है तो इसको बड़े पैमाने पर शुरू कर दो। लेकिन सवाल यह था जिसका जवाब वह ढूंढ रहे थे। सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर अंग्रेजों को भगा दिया जाने के बाद तो देश का शासन कौन संभालेगा। सबसे बड़ी थी बात सत्ता को संभालने की, कि हम लोग विद्रोह तो कर रहे हैं, लेकिन विद्रोह का मोटिव तो होना चाहिए, देश को आज़ाद करा लेंगे, लेकिन देश को संभालेगा कौन? देश और टूट जाएगा। इस देश को एक सत्ता स्थापित करने के लिए किसी को तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनके सवाल का जवाब सिपाहियों ने ढूंढ लिया। सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ लिया और बोला कि वे मुगल सम्राट, देखिए जब अंग्रेज आए, जब मुगल देश में राज कर रहे थे, तब तक मुगलों की शासन की व्यवस्था से लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थे। तो उनकी याद लोगों को कब आई? जब अंग्रेज ने प्रताड़ित किया तब याद आया कि भाई मुगल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे इनकी तुलना में। तो उन्होंने बोला उससे अच्छे तो मुगल ही थे। तो उन्होंने बोला कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते हैं और अपने देश का नेता घोषित कर दें उसको, तो उसके सानिध्य में पूरे देश का युद्ध चल जाएगा। क्योंकि एक लीडर तो होना चाहिए ना आप सब लोगों का। तो उसको क्या रखा गया? बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली के लाल किले में थे, जो अंग्रेजों के कब्जे में था। तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की टोली पहुंच गई दिल्ली। किससे मिलने? बादशाह बहादुर शाह जफर साहब से मिलने, मुगल बादशाह से मिलने। दिल्ली में तैनात कुछ टुकड़ियों ने भी इन मेरठ की टुकड़ियों का साथ दिया और बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। सिपाहियों ने हथियार खानों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। अब ये विजयी सिपाही जो है जोश से भरे हुए थे और लाल किलों की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, बादशाह से मिलना चाहते थे। उन्होंने बादशाह शाह बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया और देश के कोने कोने में अलग अलग रियासतों को चिट्ठियां भेजी, उनके राजाओं को, महाराजाओं को चिट्ठियां भेजी कि आप सब मिल करके एक भारतीय राज्यों का संघ बनाएं ताकि हम अंग्रेजों के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर सके। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की आह्वान किया कि हम एक संघ बना लेंगे ना तो अंग्रेज तुरंत हार जाएंगे, हमारी सेना इतनी है। बहादुर शाह के जफर के इस एक कदम ने काफ़ी भयंकर परिणाम पैदा कर दिए, काफ़ी गहरे परिणाम हुए कि लोग जुड़ना शुरू हो गए। क्योंकि जो लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, जो राजा महाराजा ब्रिटिश सरकार से परेशान थे, उनको पता था कि अगर मुगल शासन दोबारा स्थापित हुआ तो मुगल शासन के अंडर में उसकी अधीनस्थता स्वीकार कर लेंगे, हम बिल्कुल बेफिक्री से शासन चला सकते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो हमें इंडिपेंडेंसी देते हैं उससे ज़्यादा हमें मुगल शासन के दौर में मिलती थी और फिर दोबारा मिलेगी। तो ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा से शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्री से चलाने लगेंगे। फिर से अपने इलाकों का शासन बिल्कुल बेफिक्र होके आप किसी को कब्जा करने की टेंशन नहीं रहेगी। अंग्रेजों के दौर में सबसे समस्या राजा महाराजाओं की एक ही थी, कब्जा, शासन नहीं बचा पा रहे थे। जबकि मुगलों के समय में ऐसा नहीं था। उस समय मुगल का जिसने अधीनस्थता स्वीकार कर ली वो आराम से शासन व्यवस्था चला रहा था। इसका मतलब अंग्रेजों से आने से पहले भारत की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी।
बहुत अच्छा वहां पर चल रहा था देश में काम। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएगी। उनने तो सोचा कि एक छोटा सा सैनिक विद्रोह है, उथल पुथल है, खत्म हो जाएगी। तो जिस छोटी सी उथल पुथल को अंग्रेजों ने छोटा सा सैन्य विद्रोह समझा था, वो बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले चुकी थी। लेकिन बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दिया तो रातों रात स्थिति बदल गई। मतलब अंग्रेज को लगा कि छोटी सी चीज है, बंद कर देंगे, रोज दिन इनको उथल पुथल करने दो, हम लोग एक बार में शांत कर देंगे। लेकिन जिस दिन बहादुर शाह जफर ने समर्थन दे दिया, उसको सम्राट के रूप में घोषित कर दिया, उस दिन रातों रात पिक्चर बदल गई। बहुत सारे शासकों ने, राजा महाराजाओं ने अधीनस्था स्वीकार कर ली कि हम मुगल साम्राज्य में ही रहेंगे और अंग्रेजों को उखाड़ फेंक देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ। इससे क्या हुआ? इससे सभी लोगों में हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास पैदा हो गया कि बस अब अंग्रेज सरकार जाने वाली है। अब क्या हुआ? बगावत धीरे धीरे फैलने लगी। बगावत शुरू हुई, मेरठ से दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के बाद पूरे उत्तर भारत में फैलना शुरू हुई। एक के बाद एक हर रेजिमेंट के सिपाही ने विद्रोह कर दिया। जितने भी भारतीय सिपाही अंग्रेज की रेजिमेंट में तैनात थे, अंग्रेजों की सेना में तैनात थे, अलग अलग रेजिमेंट के सभी सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम सिपाही हो, सभी सिपाहियों ने अलग अलग मोर्चे पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों की जो ताकत थी वो तो भारतीय सेना थी, और अगर भारतीय सेना ही विद्रोह करेगी तो अंग्रेज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। यानी जब दिल्ली में विद्रोह हो रहा था तो उनका साथ देने के लिए बहुत सारे हमारे सिपाही आ गए। कानपुर में विद्रोह हुआ तो उनका साथ दिया, लखनऊ में विद्रोह हुआ, बदलाव हुआ तो उनका साथ दिया। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गए कि अब हमारे पास शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने तो कानपुर से ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया, अपने शहर कानपुर से बाहर कर दिया, क्योंकि उनको सेना का साथ भी मिल गया था। उन्होंने अब खुद को घोषित कर दिया पेशवा, खुद को पेशवा, खुद की वापस ताजपोशी की गई पेशवा घोषित कर दिया। इससे अंग्रेजों को और डर लगा कि अब धीरे पेशवा भी वापस आ गया, मुगल सम्राट भी आ गए, धीरे धीरे पुरानी सत्ता वापस आने लगी है। लखनऊ की गद्दी जो अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, उसमें दोबारा से बिरजिस कद्र नाम के एक व्यक्ति को नवाब घोषित किया गया, जिनकी माँ थी बेगम हजरत महल। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी छेड़ दिया। तो हजरत महल के जो बेटे थे बिरजिस कद्र, उनको बनाया गया लखनऊ का नवाब। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से उनका झांसी ऑलरेडी 1854 के आसपास छीन लिया गया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी झांसी वापस लेना चाहती थी, इसलिए वो विद्रोही सिपाहियों से जा मिली। उन्होंने नाना साहब के जो सेनापति थे, जो बचपन में रानी लक्ष्मीबाई को शिक्षा भी दिया करते थे, तलवारबाजी सिखाया करते थे, तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे चुनौती दे रहे थे, उधर बेगम हजरत महल ने चुनौती दी, उधर मुगल साम्राज्य ने जो है सत्ता स्थापित करने की बात की, उधर कानपुर में नाना साहब ने बोल दिया कि मैं पेशवा होऊंगा। अलग अलग मोर्चों पर अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत होना शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की एक रानी थी, राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने भी 4000 सैनिकों की फौज तैयार कर ली और तैयार हो गई अंग्रेजों का सामना करने के लिए। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की सेना बहुत कम थी। देखिए, एक तो अंग्रेजी की सेना में सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय लोग थे, और भारतीय सिपाहियों ने तो विद्रोह करना शुरू कर दिया, वो अंग्रेजों का साथ ही नहीं दे रहे थे। तो अंग्रेजों की संख्या तो भारतीयों की संख्या में बहुत कम हो गई थी। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी जीतती हुई दिख रही है तो सारे लोग उधर ही चले जाते हैं। जब लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, हल्का सा धक्का मारना है, तो लोग इस विद्रोह में इकट्ठा कूदते चले गए। गांव गांव में विद्रोह होना शुरू हो गया। इस विद्रोह के बारे में 6 अगस्त सन 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर एक टेलीग्राम में लिखते हैं। उस टेलीग्राम में वो क्या लिखते हैं? वो अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजते हैं, स्थिति को लिखते हैं कि देखिए हमारी स्थिति क्या हो गई है। उन्होंने अंग्रेज को भय को व्यक्त किया कि अंग्रेज डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? हमारे विरोधियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी संख्या में हमारी संख्या बहुत कम है। लगातार लड़ाई से
थक गए हैं हम लोग और एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, हो रहे हैं। अब बताएं हम क्या करें, हमें लग रहा है कि सत्ता समाप्त होने वाली है। तो अपने टेलीग्राम के माध्यम से अंग्रेजों के भय को व्यक्त करने का प्रयास किया कर्नल टाइटलर ने, अपने कमांडर इन चीफ को भेज दिया। वो फैजाबाद में एक मौलवी साहब थे जिनका नाम था अहमदुल्ला शाह। इनको बोलते थे कि ये बहुत फेमस थे, इनको बोलते थे कि ये काफ़ी अच्छी भविष्यवाणी करते थे। इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अब अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इनके ऊपर लोग इतना विश्वास करते थे कि अगर इनने बोल दिया तो हो जाएगा, क्योंकि इनको भविष्य दिखता था, ऐसा बोला जाता था। तो भाई मौलवी साहब अहमदुल्ला शाह जो फैजाबाद के थे और बहुत ज़्यादा फेमस थे, इन्होंने जैसे ही ये भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजी की सत्ता समाप्त हो जाएगी, लोगों में और जोश फैल गया कि बस अब तो भविष्य भी पता चल गया है, अब तो बस लड़ना है। और दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी मतलब धर्म के योद्धा, धार्मिक लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब देखो विद्रोह से कौन कौन जुड़ गए, किसान जुड़ गए, सिपाही जुड़ गए, धर्म योद्धा जुड़ गए, राजा महाराजा नवाब बादशाह सब जुड़ गए। ये विद्रोह किसी एक तबके का नहीं बल्कि अलग अलग सारे तबके का विद्रोह था। बरेली में एक सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी तैयार कर ली और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली में उन्होंने कूच कर दिया, दिल्ली में लड़ने के लिए चले गए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह साहब ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। कुंवर सिंह साहब एक जमींदार थे, जमींदारी छीनने की वजह से वो खुद नाखुश थे। उन्होंने लोग वहाँ के जो सिपाही थे, विद्रोही सिपाही, उनका साथ देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कितना अलग अलग मोर्चों पर भारतीय सिपाहियों का साथ मिला उनको। इस तरह से ये 1857 की क्रांति पूरे उत्तर भारत में पूरी तरह से फैल गई। लेकिन समस्या ये थी कि अब बारी आती है अंग्रेजों के पलटवार की। अंग्रेजों ने कैसे पलटवार किया और धीरे धीरे कैसे वापस से शासन स्थापित कर लिया और भारतीयों की जो प्रतिक्रिया थी उसको शांत किया। अंग्रेजों के पलटवार की बात करते हैं। इस उथल पुथल के बावजूद भी अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। वो चाहते तो भाग के इंग्लैंड जा सकते थे, लेकिन इस उथल पुथल के बावजूद भी अंग्रेजों को विश्वास था कि अभी भी हम लोग हारे नहीं हैं। तो उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी फौज की संख्या बढ़ाने के लिए इंग्लैंड से और फौज मंगवा ली। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए नए कानून बनाए कि जो जो विद्रोही पकड़े जा रहे हैं उनको तुरंत फांसी दो, तुरंत सजा दो। तो नए नए कानून बना करके तुरंत सजा देने का प्रावधान किया गया। तो अंग्रेजों का पलटवार देखिए कैसा है। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या था, दिल्ली में तो हमारे बादशाह बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देश जिस विद्रोह को जिस बादशाह के अंडर में लड़ा जा रहा था, बहादुर शाह जफर, उन्हीं को कब्जे में ले लिया। तो एकदम से भावना फैल जाती है ना कि हमारे लीडर को पकड़ लिया, तो लोग एकदम से डर जाएंगे कि यार हमारे लीडर को पकड़ लिया, तो एकदम माहौल ठंडा हो जाता है। उनने वही किया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली दोबारा फतेह कर दी और बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को इन्होंने भेज दिया दिल्ली से बाहर, रंगून भेज दिया। रंगून बर्मा था उस समय, आज का म्यांमार, बर्मा की कैपिटल थी। तो 1858 में रंगून की जेल में भेज दिया और वहां पर 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी 1862 में। अब क्या था, जब आपका राजा ही, आपका जो सम्राट जिसको घोषित किया था भारत का, उसी को उन्होंने बाहर भेज दिया, तो आप किसके सहारे आप लड़ेंगे। अब आपका जो एक पावर थी आपकी लड़ने की, उसको उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए, अब ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने बस सीधे एक साथ कुचल दिया, ये बहुत बड़ी एक बगावत थी। तो इस बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेज को लगभग 2 साल तक लड़ाई करनी पड़ी। अलग अलग मोर्चे पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे सारे लोगों को वापस से वहीं ला के खड़ा कर दिया जहां से शुरू हुए थे। अंग्रेजों की विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई हुई। एक साथ लड़ाई होती तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों ने अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई करना शुरू किया। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। देखिए कहीं ना कहीं आप इतिहास पढ़ते हैं ना, तो 1857 की क्रांति जो खत्म हो गई थी, जिसको अंग्रेजों ने दबा दिया, उसका मुख्य कारण था कुछ भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था। अगर ये भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो शायद अंग्रेज कभी पावरफुल ही नहीं हो पाते। उनने कहा भी था कि जब तक इस देश में इन राजाओं जैसे लोग हैं जो हमारा साथ देंगे, तब तक भारत आज़ाद हो ही नहीं सकता। तो उन राजाओं महाराजाओं ने, कुछ जमींदारों ने
खूब मुखबरी करके कुछ पैसे के लालच में हमारे देश के विद्रोही जनता थी उनको दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दे दिया। हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उनको पकड़वाने में इन्हीं लोगों का हाथ था। तो 1858 में लखनऊ अंग्रेज के कब्जे में चला गया। उसके बाद जून 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई को भी शिकस्त मिली, उनकी भी मृत्यु हो गई। लड़ते लड़ते जो लक्ष्मीबाई थी उनकी भी मृत्यु हो गई। अब झांसी का सपना भी टूट गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ, उनको भी शिकस्त मिली, उनकी भी मृत्यु हो गई। और तात्या टोपे कुछ समय तक मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। छापा मार युद्ध जंगलों में धीरे धीरे छुप करके अंग्रेजी सिपाही पर हमला करना, उनको मारना, ऐसा युद्ध चल रहा था। अंग्रेज लगातार तात्या टोपे को ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे। लेकिन एक मानसिंह नाम के व्यक्ति ने उनकी मुखबरी कर दी और ऐसे में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उनको भी फांसी की सजा सुना दी गई। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत, पलटवार तो किया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने जब रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया, अवंतीबाई लोधी को हरा दिया, तात्या टोपे को मार दिया, उसके अलावा फिर उन्होंने जो है लखनऊ पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब इतनी जगह पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था तो उनकी ताकत तो बढ़ेगी ही। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। धीरे धीरे जब विद्रोही ताकतें खत्म हो रही थी तो लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ देना छोड़ दिया। अब जो गांव-गांव में जो आम आदमी उन सिपाहियों का, विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, उनने साथ देना छोड़ दिया क्योंकि उनको डर लग गया था कि अब अंग्रेज हारने वाले नहीं, दोबारा राज करेंगे और जो आपका साथ देगा उसकी खैर नहीं। और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था अंग्रेजों ने कि जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा कि अगर वे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे, जमीन पर अधिकार उनके पुराने वैसे के वैसे रहेगी। लेकिन अगर आपने विद्रोह किया और अंग्रेजों की हत्या की या विद्रोहियों का साथ देना नहीं छोड़ा तो आपकी जमीन जायदाद तो आपको नहीं मिलेगी, साथ ही साथ आपको सजा भी दी जाएगी, फांसी की सजा तक हम सुना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने पलटवार किया। तो यहाँ तक हमने क्या समझा? पहले तो हमने समझा कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, कारक क्या थे, फिर विद्रोह कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चला। फिर हमने दूसरा फेज जो पढ़ा अंग्रेजी पलटवार का, कि अंग्रेजों ने कैसे पलटवार किया और कैसे धीरे धीरे 2 साल में वापस इस विद्रोह को शांत कर दिया। अब बारी आती है कि विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ। जब विद्रोह खत्म हो गया तो उसके बाद क्या वाकई में 1857 की क्रांति कुछ बदलाव कर पाई? तो बिल्कुल 1857 की क्रांति ने बहुत बड़े बदलाव किए। हालांकि जिस उद्देश्य को लेकर के क्रांति हुई थी अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने की, वो क्रांति अपना उद्देश्य तो पूर्ण नहीं कर पाई, स्वतंत्रता तो देश को नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी जो बदलाव किए वो भी कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं किए। आइए पढ़ते हैं उन बदलावों को, ठीक है। तो विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। क्योंकि अब क्या किया था कि 1858 में अंग्रेज सरकार जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक चार्टर लिया, एक नियम कानून पारित किया जिसमें कई सारे बदलाव किए। तो अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो कौन कौन से थे, वही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि भाई क्रांति का मूल कारण क्या था। क्रांति के जो कारण थे वो ये थे कि राजा महाराजाओं से उनकी सत्ता छीनी गई थी। क्रांति का कारण ये था कि भाई जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी, ये भी तो था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, वो गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की जो चर्बी इस्तेमाल की जा रही थी हमारी धार्मिक भावना थी। राजा महाराजा की संपत्ति छीनी जा रही थी, वो धार्मिक भावना थी। और सबसे बड़ा मेन कारण जो नीतियां थी, गवर्नर जनरल से भी हम परेशान थे। गवर्नर जनरल की जो पावर थी वो अनलिमिटेड थी, वो अपनी मनमानी करते थे। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, गवर्नर जनरल से भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, उसको भी खत्म कर देंगे। हमें यहाँ की स्थिति का अनुभव नहीं था कि क्या चल रहा है, हमें जायजा भी नहीं था, हमें अनुमान नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे थे। तो अब उन्होंने क्या किया, एक नियम बना दिया, नया नियम लेकर के आए कि अब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं रखेंगे। आपको उससे समस्या थी क्योंकि वो राजस्व वसूल करती थी बहुत ज्यादा। इसी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य ने किया कि अब भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनी जा रही है और सारी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में लेगा, ब्रिटिश सत्ता अपने हाथ में लेगी। ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हुई।
उनने बोला कि आपको समस्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, लो खत्म कर दी उसको। आपको समस्या गवर्नर जनरल की मनमानी से थी, तो गवर्नर जनरल को ही खत्म कर दिया। अब बोला कि गवर्नर जनरल के बजाय अब अपने देश में वायसराय का पद जनरेट किया गया। गवर्नर जनरल के बजाय वायसराय हमारे देश में होगा। अब क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग को ही बना दिया ब्रिटिश साम्राज्य का पहला गवर्नर, पहला वायसराय। तो पहले वायसराय भी कौन बने, लॉर्ड कैनिंग साहब बने। और यह भी बोला गया कि एक व्यक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो होगा उसको भारत के मंत्री के रूप में तैनात करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में तैनात करेंगे, जो कि भारत के शासन कि चलाने से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब ब्रिटिश संसद में बताएगा सारी बात कि कैसे शासन हो रहा है। इसका मतलब गवर्नर जनरल की जो मनमानी पहले होती थी, अब वायसराय के जो भी काम होगा वो सारा काम मंत्री, जो भारत का मंत्री होगा, वो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर बताएगा। इससे क्या होगा, उसकी पावर में थोड़ी कमी आ गई। तो ये भी हमारे लिए सही था। उनने ये भी बोला कि अब किसी भी भारतीय से उसका शासन नहीं छीना जाएगा। जिन जिन भारतीयों से उनका शासन छीना जा रहा था, अब किसी भी भारतीय को का कोई भी राज्य नहीं छीना जाएगा, ये ब्रिटिश सरकार उनको आश्वासन देती है। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप ब्रिटेन की महारानी को अपना अधिपति स्वीकार कर लें, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम किसी भी धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करें, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, इसलिए हम सभी धर्मों को एक के बाद एक जो हमने पहले किया वो अब नहीं करेंगे, हम देश के धर्मों का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों और क्या चाहिए, उन्होंने एक और बदलाव क्या किया कि भाई जब विद्रोह हुआ ना 1857 का, तो उसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी अंग्रेजों की, कि उनमें सबसे ज़्यादा संख्या में भारतीय सिपाही थे। अब एक एक करके भारतीय सिपाही विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया, अपनी सेना में भारतीय सिपाहियों का रेशो कम कर दिया, रेट कम कर दिया, उनका अनुपात गिरा दिया, और यूरोपियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। और बड़े बड़े गोला बारूद, जितने भी जो आर्सेनल्स थे, जो युद्ध के सामग्री थी, उनका जो केयर टेकर बना दिया वो यूरोपियंस को बना दिया। इनने अवध और आसपास के क्षेत्रों के जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको जो है भर्ती करना बंद कर दिया। उनने ज़्यादातर भर्ती किसकी की, उनने ज़्यादातर भर्ती की पठानों की, ज़्यादातर भर्ती उन्होंने सिखों की ज़्यादातर भर्ती गोरखाओं की, गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती करना शुरू कर दी। क्योंकि इससे पहले जो लोग थे दूसरे हिंदू और मुस्लिम, वो विद्रोह करना जानते थे, उन्होंने एक साथ मिलकर विद्रोह किया था। तो इस प्रकार ये जो 1857 की क्रांति, इसने कितना बड़ा बदलाव कर दिया, सत्ता में परिवर्तन कर दिया, का सैनिकों में परिवर्तन कर दिया, आप धर्म का सम्मान करने लगे थे अंग्रेज। तो एक एक करके सारे बदलाव पड़ते हैं। पहला बदलाव, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे किसको दे दिए, ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, ब्रिटिश मंत्रिमंडल मतलब इंग्लैंड का जो मंत्रिमंडल था उसका एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अभी जो भारत का मंत्री होता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, ये सचिव होता था, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। मतलब एक कनेक्टिविटी करता था क्रिएट, वायसराय के कामकाज के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहाँ पर पार्लियामेंट में आगाह करता था कि ऐसा काम हो रहा है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, गवर्नर जनरल को बना दिया वायसराय, और वायसराय की पावर जो है वही ये भारत के मंत्री के साथ मिलकर के, अब अकेला वो निर्णय नहीं ले सकता था, उसके लिए कुछ काउंसिल बोर्ड बना दिया, मेंबर बना दिए, कुछ साथी बना दिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम उसके पावर को किया गया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी आपका जो भू क्षेत्र है, रियासत, उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। सरकार किसी भी राजा पर कब्जा नहीं करेगी। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर ले, बस आप अपनी सराखों पर रानी को बिठा ले, आपका कोई क्षेत्र नहीं छीना जाएगा। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया, क्योंकि विद्रोह भारतीय सिपाहियों ने किया था। यह भी तय किया गया कि अब बिहार, अवध और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती नहीं किया जाएगा। उसकी बजाय तो हम गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा भर्ती करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाएगी वहाँ से, तो वहाँ से भर्ती की जाएगी। मुसलमानों
की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। मुसलमानों की संपत्ति बहुत ज़्यादा पैमाने पर अंग्रेजों ने जब्त की। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया, तो मुस्लिम लोगों को इस विद्रोह का मेन क्रेडिट वो दिया गया, रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे, तो हमें वो सम्मान भी मिल गया जो रीति रिवाज को उन्होंने छेड़ा था। आप बोल रहे कि हम सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करके जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई जाएगी। अब जो जमींदार, जो भूस्वामी जिनके पास भूमियां थी, उनको एक स्थायी, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनको राइट्स दिया जाएगा। आजकल हम लोग जमीन आपकी है तो आपके पास होता है ना डॉक्यूमेंट, जमीन के कागजात, ये कागजात तैयार की जाएंगे, स्थायी जमीन आपकी हो जाएगी, आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इतने सारे बदलाव किए गए किन के द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसके बाद? 1857 की क्रांति के बाद। और इस प्रकार खत्म होता है हमारा एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हमने पूरी तरह से 1857 की क्रांति के बारे में एक एक चीज इससे पढ़ ली है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सेशन बड़ा ही मज़ेदार रहा होगा। ऐसे ही मज़ेदार सेशन के लिए आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प। और वो दूसरा विकल्प क्या है? हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप यहां कर सकते हैं अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर, जहां पर आपको मिलेगा CBSE 7 क्लास से 12 क्लास हिंदी मीडियम। अब आप यहां पर अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए, क्लास नंबर 8। जैसे अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, आप पहुंच जाएंगे अपने उन शिक्षकों के पास जो आपको कक्षा 8वीं पढ़ाने वाले हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, देखना है कि जिस भी सब्जेक्ट को आपको, सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए, जो भी विषय आपको पढ़ना है, उस विषय के नीचे लिखा होगा आपके यहाँ वॉच नाउ। बस वॉच नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वैसे ही उस विषय से संबंधित सारे चैप्टर की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी आपको वॉच ऑल वीडियोस में। एक के बाद एक सारे चैप्टर और लेक्चर आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ये जैसे 7 लेक्चर है पहले चैप्टर के। अब आपको लेक्चर पर क्लिक करना है और सीधा आपका लेक्चर हो गया, वीडियो हो गया शुरू। अब आप अपने नोट्स बनाइए, कक्षा में टॉप करके दिखाइए और हमें आकर के बताइए। तो दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।